करने जा रहे हैं सर एड्स की। आज हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि ये एचआईवी आपको इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा, यानी प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन सर हमें यही पता करना है कि इन्फेक्शन का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। चलो पहला हम समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या है प्रोसेस तो सुनो। बाबू एक बात बताओ, देखो होता क्या, पहले ऐसे समझते हैं भाई सुरैया, सारे बच्चे इधर सुनो। ये देखो एचआईवी आया आया आया, यानी ये वायरस आया, कहां आया, तुम्हारी बॉडी में एंटर्स किया। पहले नॉर्मल समझते हैं, उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। एंटर्स इन बॉडी, ये नॉर्मल समझना, अगर किसी को समझाना है तो नॉर्मली आप ऐसे समझा सकते हो। सर हमारे बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद किस सेल को सबसे पहले अटैक करेगा? अटैक जानते हो किसको? मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस बेटा, मैक्रोफेजेस मतलब होता है वो सेल जो भक्षक होती हैं। हमारे अंदर जो भी माइक्रोब्स होती हैं या हमारे अंदर जो डेड सेल होती हैं उसको खाने वाली सेल को बोलते हैं मैक्रोफेजेस। जैसे कि कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो मैक्रोफेजेस है? कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो मैक्रोफेजेस कहलाता है? वो कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो मैक्रोफेजेस है? कोई है बता सकता है? मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। वाह भाई वाह, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अच्छा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग। ये मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले अटैक करेगा हमारे मैक्रोफेजेस को, और वहां अटैक करके ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी अपनी संख्या बढ़ा लेगा। किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। इसीलिए मैक्रोफेजेस को, सॉरी, इसीलिए मैक्रोफेजेस को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कि एचआईवी फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो कहना मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। फिर एचआईवी फैक्ट्री में मल्टीप्लाई करने के बाद ये जानते कहां जाएगा? नॉर्मल 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 देखो, ये किसको इन्फेक्ट करेगा? इन्फेक्ट इन्फेक्ट टी एच सेल, टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल। फिर टी हेल्पर सेल की नंबर कम होने लगेंगे, इसकी काउंटिंग या नंबर डिक्रीज होने लगेगी। इसी अगर नंबर इसकी डिक्रीज होने लगी है तो हम कह देंगे कि भैया आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। अब इम्यून सिस्टम वीक होगा। अब जब इम्यून सिस्टम जो है बेटा वो वीक होगा तो इसी को बोल देते हैं एड्स। खत्म बात। ये तो नॉर्मल सी बात है। कैसे क्या करेगा वो प्रोसेस हम समझाने जा रहे हैं। एचआईवी एंटर करेगा तुम्हारी बॉडी में, अटैक करेगा तुम्हारे मैक्रोफेजेस को। दिमाग बैठा लेना, हम बता रहे हैं। तुम्हारी बॉडी अटैक करेगा, फिर वहां मल्टीप्लाई करेगा। तुम्हारे एचआईवी, तुम्हारे माइक्रोफेजेस में एचआईवी मल्टीप्लाई करने के बाद टी हेल्प, वहां मल्टीप्लाई करने के बाद ये टी हेल्पर सेल पर अटैक करेगा। फिर टी हेल्पर सेल के नंबर कम होने लगेंगे। जब टी हेल्पर सेल के नंबर कम होने लगेगा आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगेगी, और जब वो कमजोर होने लगेगी आपको एड्स हो चुका होगा। ठीक है, आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। सिम्टम्स बताए जाएंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वो बाद में बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं सही मायने में। ये तो नॉर्मल आपको समझना है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कैसे होता है, अटैक कैसे करता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अटैक कैसे करता है सुनो, सुनो भैया। एचआईवी इन्फेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। स्टेप्स, ए बाबू, ए बच्चा, स्टेप्स, स्टेप्स। पहला है इन्फेक्शन। पहला स्टेप क्या है बेटा? इन्फेक्शन। पहले इन्फेक्शन होगा, मतलब सर मतलब ये है कि वायरस, अरे भाई एचआईवी एंटर कर जाएगा, एंटर द बॉडी, और कहां पहुंच जाएगा बेटा? मैक्रोफेजेस तक पहुंच जाएगा। मैक्रोफेजेस तक, ये हो गया इन्फेक्शन बेटा।
पहली स्टेप। अब देखो वहां पहुंचने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद वहां पर करेगा क्या बेटा, वहां पर दूसरी स्टेप करेगा जिसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इसका एक दूसरा प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो सुनो सुनो, अगर डीएनए से आरएनए बनता है, खासकर एमआरएनए, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन हो गया। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन हो गया। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बन जाए, आरएनए से डीएनए बन जाए, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इतना आ गया। ये दूसरा स्टेप था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट ये है कि ये काम किसी और के नहीं, ये काम एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। और एंजाइम का नाम मैं बता चुका हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, तो इसलिए बिल्कुल मत कहना बेटा कि उसका नाम लिखो, वरना कूट दिए जाओगे। दूसरा तीसरा स्टेप क्या करेगा? इंटीग्रेशन करेगा। हो सकता है कि एग्जाम में ऑर्डर ही पूछ लेना आपसे, क्या करोगे फिर? ऑर्डर पूछे, नहीं पूछा गया, मान ले पूछ लिया, तब क्या करोगे? इसलिए पढ़ो तो इसको भी पढ़ लो। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिक्सिंग बेटा। सुनो, तुम्हें पता है वायरस ने अपना अंदर, वायरस ने क्या बना लिया अंदर जाके? डीएनए। तो ये डीएनए वायरल डीएनए कहलाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। जो वायरल डीएनए बना है, पहले आरएनए, अभी समझा रहे और समझा रहे हैं। जो वायरल डीएनए गया है बेटा, वो किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा? किसके साथ मिल जाएगा बेटा? इनकॉर्पोरेट विद, जानते हो किसके साथ? किसके साथ? विद होस्ट डीएनए। जिसके अंदर गया उसके डीएनए के साथ। अब मान लीजिए किसी बंदे के अंदर ये एचआईवी घुसा, वो एचआईवी जाकर पहले क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो वायरल डीएनए बनेगा। वो वायरल डीएनए जाके उसके डीएनए से अटैक कर जाएगा, अटैच हो जाएगा, मिल जाएगा, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। और अब उस सेल पे वायरस का जोर चलेगा। वायरस कहेगा नहीं, अब मेरा जोर चलेगा, अब तुम्हारा काम खत्म, अब मैं तुम पर हावी हो गया। फिर क्या करेगा भैया? तो वायरस ने हमारे सेल को अटैक कर दिया, हमारे सेल में आके मिल गया है। अब जब हमारे सेल में मिला है तो एक पांचवी स्टेप होगी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, ये मैं आसान कर रहा हूं बेटा। मल्टीप्लीकेशन मतलब वायरल डीएनए जो 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 हमारे सेल के साथ खूब मिल गया है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, और खूब ढेर सारा वायरल, बहुत से वायरल डीएनए बनाएगा। सेवरल वायरल डीएनए। ठीक है सर, खूब वायरल डीएनए बनाएगा, खूब। कहां? मैक्रोफेजेस के अंदर। ये बात हो चुकी है, इसे एचआईवी फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब क्या होगा? अब होना कुछ नहीं है, वायरस अपने आप को, लास्ट है कि वायरस अपने आप को असेंबल करेगा बेटा। असेंबली ऑफ वायरस, जो काम उसे चाहिए था वो काम हो चुका है। अब असेंबली ऑफ वायरस का मतलब क्या हुआ? असेंबली का मतलब यह हुआ, वायरल डीएनए जो बना था, जो वायरल डीएनए बना था, वो वायरल डीएनए जानते क्या बना लेगा? वो अब आरएनए बनाना शुरू कर देगा, अपना वाला वायरस, यानी अपनी औकात में आ जाएगा फिर से। और जब अपने में आ गया है तो अब वो खेल शुरू करेगा। और खेल शुरू करने के बाद तुम्हें पता है कि राइबोसोम भी तो होगा। राइबोसोम, ये क्या है बेटा? राइबोसोम। सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है बाबू, उस राइबोसोम से जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन का इस्तेमाल करके ये क्या करेंगे अपने आप, ये फिर उस इस प्रोटीन की एनर्जी को इस्तेमाल करके बेटा, ये फिर जानते किस पर अटैक करेंगे? यही वायरल आरएनए, मतलब प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, उस पर अटैक किस पर करेंगे पता है? टी सेल पर। किस पर अटैक करेंगे? टी सेल पर। अटैक ऑन टी सेल, खत्म हो गया।
हो गया, काम हो गया। बस आप डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से उसके बारे में पढ़ लेते बेटा, तुम्हें पूरी कहानी पता चल गई कि सर क्या क्या है। इन्फेक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, ये सब हो चुका है सारी कहानी। हाँ एक बार और बोलते हैं, असेंबली वाला पॉइंट एक बार और बोलते हैं। चलो तो सुनो, हुआ क्या? मतलब ये हुआ सर, मतलब ये हुआ इन्फेक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, असेंबली। मतलब जो वायरस है वो वायरस वहां पर बेटा प्रोटीन जो बनेगी, राइबोसोम भी तो है, वो प्रोटीन का इस्तेमाल कर करके अपने नए वायरस का पार्टिकल बनाता जाएगा। उस प्रोटीन का इस्तेमाल कर करके नए वायरस का पार्टिकल बनाता जाएगा और नए वायरस का पार्टिकल बनता जाएगा और वो अटैक करता जाएगा किसको? सेल को। किसको? टी सेल को। टी सेल को अटैक करता जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कि यही प्रोटीन का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ा लेना असेंबली हो गया। ठीक है, ठीक है, प्रोटीन का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ा लेना असेंबली। सुनो शुरू करते हैं। ये देखो, ये मैक्रोफेजेस, अब आसान से समझ लेते थोड़ा और बढ़िया। ये मैक्रोफेजेस है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी वाला पढ़ना है बाबू, क्योंकि एबीसीडी करके पूछ सकते हैं। ये हो गया मैक्रोफेजेस। ये क्या हो गया? मैक्रोफेजेस। ठीक है, और ये देखो, ये वायरस, ठीक है, ये वायरस के अंदर उसका आरएनए, एसएस आरएनए, ये वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है बाबू। ये प्रोटीन है जिसको हम कैप्सिड बोल देते हैं। प्रोटीन से ही हो कैप्सिड। कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन है ये, जो कि इन्वेलप बनाती है। लेकिन लेकिन एक बात है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके सरफेस पर जीपी 120 पाया जाता है। जीपी 120, जीपी 120, जीपी 120, जीपी 120। जीपी 120 का मतलब यहां लिख रहा हूं, जीपी का मतलब हुआ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है सर, पॉइंट ये है, आखिर ये मैक्रोफेजेस, आखिर ये मैक्रोफेजेस इनको एक्सेप्ट क्यों करेगी? क्यों इनको एक्सेप्ट करेगी? ये तो वायरस है, इनको एक्सेप्ट क्यों करेगी? जबकि मैक्रोफेजेस तो बड़े खतरनाक भक्षक है। ये तो जैसे फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं या किसी गंदी चीज को या सेल को देखते हैं, तुरंत अटैक कर डालते हैं। तो सर इनको एक्सेप्ट क्यों कर लिया? मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं क्यों कर लिया? मैं ही बताता हूं। तुमने फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग का नाम सुना है? फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग का नाम सुना है? अरे सुना है, हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ फर्टिलाइजिंग कहां पाया जाता है? बताओ फर्टिलाइजिंग कहां पाया जाता है? जल्दी जवाब दो। स्पर्म पे, वेरी गुड। और एंटी फर्टिलाइजिंग ओवम पे, वेरी गुड। एंटी ओवम पे इतना कूटे जाओगे ना गिरा के कि दिमाग सही हो जाए। अबे फर्टिलाइजर किसके अंदर होता है? मर्द के अंदर। हसनैन को पकड़ोगे तुम लोग, है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं ना। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर? फीमेल के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन ओवम पर। और एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग फीमेल स्पर्म पे। तो फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच अट्रैक्शन होता है। मैं समझाना क्या चाह रहा था, सेम वैसे ही यहां जो यहां पे मैक्रोफेजेस के ऊपर बेटा कुछ पाया जाता है। मैं समझाता हूं, इसका नाम है CD4। क्या नाम है? CD4 ग्लाइकोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म कुछ बच्चे कभी कभी पूछते हैं, जरूरत आज तक नहीं पूछी गई है, आज तक इसकी जरूरत नहीं हुई बेटा, लेकिन फिर भी
इसका नाम है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई मतलब नहीं है इसका बेटा, ये भी प्रोटीन है बेटा, CD4 ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। होता क्या है, ये वायरस साहब आते हैं और CD4 और इनके बीच में अट्रैक्शन है। क्या बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से मैक्रोफेजेस HIV को पकड़ नहीं पाता है, मैक्रोफेजेस HIV को पकड़ नहीं पाता है। कहता नहीं पकड़ पाएंगे भाई, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है और वायरस को यहां आसानी हो जाती है। वायरस आकर यहां पर बैठ गया, वायरस आकर यहां पर बेटा बैठ गया, CD4 के साथ लगा हुआ आके बैठ गया। तुम्हें पता है वायरस अंदर क्या भेजेगा, तुम्हें पता है वायरस सब कुछ नहीं भेजता है। वायरस अंदर क्या भेजता है, सिर्फ RNA और एंजाइम, RNA और एंजाइम। ये है इस सेल का न्यूक्लियस और इसके अंदर है बेटा DNA, है ना। ये है सेल का न्यूक्लियस, मैक्रोफेजेस सेल का न्यूक्लियस। अब जब ये वायरस आया है, वायरस का खासकर RNA क्या आया बेटा, RNA आया है और एंजाइम आया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो पहले ये क्या करेंगे, इस एंजाइम की मदद से, इस एंजाइम की मदद से ये करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सवाल ये है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो बन जाएगा DNA और ये DNA होगा वायरस का DNA। सवाल ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो कहां रही है, मैक्रोफेजेस के न्यूक्लियस में कि मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में, ये बताओ। हाँ ये सवाल है, सवाल ये सब थोड़ी है, ये सब तो आसान है। साइटोप्लाज्म मतलब आसान ये भी, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये काम कहीं और नहीं, साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद तुम्हें पता है कि वायरस का DNA बन गया है, ये वायरस का DNA बेटा इंटर कर जाएगा इनके यहां, किसमें, हमारे DNA के साथ मिल जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा, अगर हम इसको बाहर निकाल दें बेटा, अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें तो ये ऐसे हो जाएगा। ये मान लीजिए कि होस्ट का DNA था, इन पर हावी कौन हो जाएगा बेटा, इन पर कौन हावी हो गया, ये वायरस का DNA है। बाबू हसनैन, ये वायरल का DNA हो गया बच्चा और ये होस्ट का DNA। और फिर जानते क्या होगा, खूब दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, रेप्लिकेशन। और तुम्हें पता है रेप्लिकेशन कहां होता है, बताओ रेप्लिकेशन कहां होता है, रेप्लिकेशन कहां होता है, मतलब वायरस न्यूक्लियस के अंदर कि साइटोप्लाज्म के अंदर, रेप्लिकेशन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में। हाँ भाई न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है, वेरी गुड, न्यूक्लियस में होता है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होकर DNA, वायरल DNA खूब बन जाएंगे, खूब वायरल DNA बनेंगे। फिर यहां पे आपको पता है राइबोसोम भी होता है इस सेल के अंदर। अरे भाई हर सेल के अंदर राइबोसोम होता है और राइबोसोम तो प्रोटीन बनाएगा ही, नहीं बनाएगा, बनाएगा प्रोटीन। इस प्रोटीन का इस्तेमाल करके ये वायरल DNA खूब वायरस के पार्टिकल बनाएगा, खूब वायरस के पार्टिकल, खूब वायरस के पार्टिकल, खूब वायरस के पार्टिकल। और ये जो वायरस के पार्टिकल हैं, ये जो वायरस के पार्टिकल हैं, ये सही मायने में वायरल RNA है। अब ये किसको टारगेट करेंगे पता है, ये टारगेट करेंगे टी सेल, टी सेल, टी सेल। लेकिन तब तक इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि अगर टी सेल, टी हेल्पर सेल इन्फॉर्म करना चाहेगा, कर भी सकता है, करता भी है, किसको, बी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करेगा। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को इन्फॉर्म करेगा, भैया हम पर हुआ है अटैक, प्रोड्यूस करो एंटीबॉडी। तब तक ये इनकी संख्या, ये होगा तो, लेकिन टी हेल्पर सेल की काउंटिंग, टी हेल्पर सेल की काउंटिंग या नंबर काफी डिक्रीज हो चुका होगा।
काफी डिक्रीज, यही डिक्रीज ही कंफर्म करता है। मैं तुम्हें बता दूं, डिक्रीज भी एक तरह का कंफर्म है, कंफर्मेशन है, कंफर्म्ड एड्स। मैं लेकिन आपको 100% और कंफर्मेशन चाहिए होता है, फिर और टेस्टिंग होती है। लेकिन हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट का कम होना एक तरह से एड्स की तरफ ध्यान जाता है। ये थी कहानी। अब तुम सोचो याद क्या क्या रखना है, तुम्हें याद कुछ नहीं रखना है, पूरी कहानी बता चुका हूं मैं। GP120 किस पर पाया था, CD4 क्यों पाया था, क्यों वायरस आके अटैक कर देता है, क्यों उसके खिलाफ मैक्रोफेज कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा, और इसमें कुछ है नहीं। हमें लगता है हम 3 बार बोल चुके हैं, हमें लगता है हम 3 बार बोल चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? अब नहीं है, मुझे लगता है अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, बस बस इतना बहुत है। अब भाई सुरैया समझ में आया? शीतल, शीतल तो पढ़ी है, काफी कुछ पढ़ी है। और बच्चे बता दो। अरे बोल दो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, हमको समझ में नहीं आता। मैं भी ना बोलूं तुम लोग को समझ आ जाएगा? आया 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 आया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम एड्स के छोटी छोटी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, है ना। उससे पहले हम जो है आमिर, आकांक्षा, आलिया, हसनैन, जया, कोमल, मानव, नौसीन, सानिया, शीतल, सुम्बुल, सुरैया। हाँ मतलब काफी लोग गायब हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, हंटर तो चलेगा बेटा, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे जो मन हो तुम वो करो। सर यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ गई। सर कुछ और बताओ, चलो और बताते हैं। नेक्स्ट, एड्स खत्म होने वाला बेटा, बस ज्यादा नहीं कुछ। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई लग रहा है। प्रीवियस में है, देखें। अच्छा है, ठीक 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 है। सुनिए सर, कुछ एड्स के बारे में बातें सुनो मेरी बात। अगर कोई पूछे एड्स के सिम्टम्स क्या हैं, एड्स के सिम्टम्स, तो आओ हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या है ना। तो सब लोग तैयार हो जाओ। अक्सर क्योंकि सिम्टम्स नहीं मेंशन किया जाता बेटा, सिम्टम्स। जब एड्स आएगा या हो चुका होगा तब क्या सिम्टम्स होंगे, तब क्या सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स क्या है देखो। पहला सिम्टम्स कि अगर किसी को है उसको फीवर तो रहेगा, मतलब रात में खासकर, इन हाई ड्यूरिंग नाइट, हाई इन नाइट, रात में बढ़ जाएगा बुखार। दूसरी बात, उसको लेथार्जी होगा। लेथार्जी का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि उसको एनर्जी बहुत थका थका, हर वक्त वो थका थका महसूस करेगा। फेरिंजाइटिस होगा, फेरिंजाइटिस यानी गले में इंफ्लेमेशन हो जाएगा। नोजिया होगा, नोजिया होगा, रैशेज होंगे, है ना। वेट लॉस होगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये सब तो ऐसा लग जैसे नजला जुकाम वाला वैसा लग रहा है, गले में खराश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उल्टी लगेगी, रैशेज। इसीलिए ना पता नहीं चलता ना, इसीलिए तो नहीं पता चलता है कि एड्स है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए नहीं पता चलता है कि आपको एड्स है कि नॉर्मल नजला जुकाम है कि गले में खराश है, क्या है ना। तो वो तो आपको पता होता है कि भाई जिनको बहुत ज्यादा खून चढ़ा होता है। तो सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कौन कौन से लोग हैं जिसमें जिनको होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब एड्स फैलने के चांसेस ज्यादा है। तो सर ये बताइए, पहले तो हम सोचते सर सिम्टम्स अगर आ गया है सर, ये सिम्टम्स अगर दिख रहा है तो हम कैसे कंफर्म करेंगे सर। ये सिम्टम तो सर हर चीज में आ जाती है, जरा सा बुखार आया कमजोरी लगती है, रात में बुखार बढ़ जाता है, फेरिंजाइटिस सब ये सब होता है। आप एक काम करा लो, आप करा लो एलाइजा,
इलाइजा। इलाइजा का मतलब होता है, इलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये फुल फॉर्म है, सॉर्बेंट एसे। ठीक है सर, मैं समझ गया कि ये बात है, इससे मतलब इस चीज से पता चल जाता है। अब सवाल ये है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड नहीं, कुछ एंजाइम का इस्तेमाल करके हम इम्यूनिटी का चेकअप करते हैं। उसकी डिटेल आपको नहीं पढ़नी बेटा, नहीं पढ़नी है। सवाल ये है ट्रीटमेंट, देखो इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा, बाकी बात हम बता देंगे। ट्रीटमेंट की अगर बात करूं बाबू, तो तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। मतलब अगर किसी को हो गया है तो उसकी मौत तो आप नहीं रोक सकते। मतलब कहती है मौत जो है वो इनएविटेबल है, मतलब वो लाहक है, वो होकर ही रहेगी आपको, वो होकर ही रहेगी आपको मौत। बस यही कर सकते हो, प्रिवेंशन ले सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, एड्स उन्हीं को होगा जिनको पहले से एड्स है। मतलब जैसे किसी को एड्स पहले से है, उसका ब्लड ले लिया या फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया विदाउट प्रोटेक्शन के, तो उससे होगा। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन है बेटा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट के नाम पर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं, ये सवाल आ चुका है। कुछ लोग ट्रीटमेंट के नाम पे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स क्या होता है? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स का मतलब यह हुआ कि ऐसा ड्रग्स जो इनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना होने दे, ऐसा ड्रग्स जो इनके ट्रांसक्रिप्शन मतलब इनके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ना होने दे, बस यही है और कोई क्योर नहीं है। सर वो ड्रग्स कौन कौन से, अच्छा इस यहां बन गया। सर वो ड्रग्स कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ लोग देते हैं एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन नाम की ड्रग्स है, एजिडोथाइमिडीन नाम की ड्रग्स होता है। और क्या है? जीडो, जीडो वुडाइन या वुडीन, वुडीन या वुडाइन, ये सब ड्रग्स है जिसको दिया जाता है। बस उससे ये होता है कि थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है, बस ये है ना, थोड़ा लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, ये लेकिन ला कहते हैं एक शब्द इस्तेमाल किया गया है बाबू, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मैं ये नहीं कर रहा, आज तक ये सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है ये सवाल पूछ ले कि बताओ डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस किस किस मर्ज के लिए इस्तेमाल किया गया है? कहना एड्स के लिए। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस एड्स के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। मतलब जेहालत की मौत ना मरिए, जेहालत की मौत, जेहालत की मौत ना मरो, है ना, मौत ना मरो। या फिर अज्ञानता की मौत ना मरो। जहालत मतलब होता है अज्ञानता, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको एड्स हो गया है। अरे भाई आप नाई की शॉप में भी जाते हैं बाल कटवाने के लिए, हो सकता है उससे पहले कोई आया हो, उसके यहाँ पर एक घाव लग गया हो, चोट लग गया हो, वो अस्तूरा जो उस तरह अस्तूरा क्या होता है ऐसे चलाते हैं, हो सकता है उसके घाव या कट लग गया हो सकता है उसने ब्लेड ना चेंज किया हो सकता है उसने ब्लेड ना चेंज किया हो, भूल गया हो। जब बैठा करो ना तुम भी कभी, बुनाई से कहो भैया स्प्रे रखो डिटॉल का, डिटॉल का या फिर सेवलॉन का स्प्रे आता है, पहले तो ब्लेड निकलवाओ उससे, फिर उस पर स्प्रे करवाओ, फिर नया ब्लेड लगवाओ, तब करवाओ, है ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको पता ही नहीं कि आपको कब एड्स हो गया, है ना। तो इसकी जानकारी जरूरी है बेटा। मैं बार बार कह रहा हूं कंप्लीट क्योर नहीं है। आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी पता कर सकते हैं। कोई बता सकता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? शीतल, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग? कोई बताए वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? अरे नहीं सुना आपने? नदन ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, सुना है कि नहीं आप लोगों ने?
अरे कोई बोले, शीतल ही क्यों बोले, कोई और बोल दे। सीना है सुना नहीं बताना, है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ है क्या? वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बेटा डीएनए आ गया, डीएनए है कि प्रोटीन है, पहले यही कंफर्म कर लो। आप कंफ्यूज हो पहले बात तो। बताओ, एक काम करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, सुरैया, वेस्टर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट और नदर्न ब्लॉट। नदर्न ब्लॉट, ईस्टर्न ब्लॉट नहीं कहना, नदर्न ब्लॉट। इन तीनों के बारे में खाली ये पता करना, मैं हिंट दे रहा हूं, किसमें प्रोटीन है, किसमें डीएनए है, किसमें आरएनए। मतलब किसमें डीएनए का पता लगाते हैं, किसमें प्रोटीन का पता लगाते हैं, और किसमें हम आरएनए का पता लगाते हैं, है ना बेटा? ये आप पता करके आइए, पता कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए होता है, आरएनए प्रोटीन डीएनए। सदर्न ब्लॉट किसके लिए होता है, आरएनए प्रोटीन डीएनए। नदर्न ब्लॉट किसके लिए होता है, ये बात आप पता कर लीजिएगा वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए है। ठीक है, बाकी सारे ब्लॉट ये है, यहां तक की बात तो ठीक है सर। एड्स की सर थोड़ा सा और पढ़ा दो, तो लो सुनो, किसने मना किया है। सर मैं फालतू बकवास यहाँ चीज नहीं पढ़ाऊंगा। बताओ एड्स किसको होने के चांसेस ज्यादा है? एड्स मोर चांसेस, तुम लोग खुद बताओ, फालतू की बात है नहीं। चलो पहला सवाल, अगर मान लो कि हसनैन, आमिर, मानव, तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्त नशेड़ी, नशेड़ी इन द ड्रग्स वाले नशेड़ी हैं, शराब वाले नहीं। मानव ने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इंजेक्शन को स्किन को उठा के स्किन के नीचे डालता है, ड्रग्स को स्किन के नीचे डाल के नशा लेता है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि आमिर जो है, आमिर सीधे जो है वो मसल्स में लेता है, लेकिन हसनैन जो है वो सीधे नसों में डालता है, यानी आईवी। मेरा ये सवाल है, एक ही तीनों इस्तेमाल किए हैं, कहीं सिरिंज पड़ी हुई थी, बताओ किसको एड्स, या फिर हाँ एड्स ही मानते हैं अभी, एड्स होने के चांसेस ज्यादा है? हसनैन को, हसनैन को, हाँ। क्यों? क्योंकि जब हसनैन ने वेन्स में डाला बेटा, तो वेन्स में डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, फिर मसल्स में डाला तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आ पा रहा है, आ रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा। और मानव ने क्योंकि स्किन को उठा के डाला था, तो ये स्किन में तो जरा भी टच नहीं होगा ब्लड का, तो एड्स हम नहीं देख इसको नहीं हो, सबको होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको होगा? तो ये पॉइंट याद रखना, सवाल पूछा जाता है, पूछा गया। मोर चांसेस इंट्रावेनस इंजेक्शन, फिर उससे कम आईएम, आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, फिर सबकुटेनियस, सबकुटेनियस का मतलब स्किन वाला। अगर कोई इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहा है बेटा, ये इंजेक्शन की बात हो रही है। दूसरा, किसको ज्यादा चांसेस होती है, किसको ज्यादा होगा एड्स? देखो मैं आज जो पढ़ा रहा हूं एकदम अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। थैलासीमिया वाले को, कि सिकल सेल एनीमिया वाले को, कि हीमोफीलिया वाले को। ऐसे मेरा एक सवाल आ गया मन में, बताओ किसको एड्स ज्यादा होता है, होने के चांसेस किसको ज्यादा है, किसको एड्स होने के चांसेस ज्यादा है? बोलो। फंस गई गाड़ी, गाड़ी फंस गई। थैलासीमिया को, वेरी गुड। थैलासीमिया मतलब ऑर्डर मत रखो, ऑर्डर मत रखो, इसमें थैलासीमिया को रखो, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। मानो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें तो हर महीने, पहले हर हफ्ते, फिर हर 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है बेटा। गलती से भी अगर ब्लड बैंक से आप ब्लड लेकर आ रहे हो,
गलती से भी अगर किसी ब्लड में कंटामिनेशन हुआ तो भाई उसका तो गया। तो ये खतरे पर है ना। अरे यार एक बात बताओ, कोरोना है इस बार, जो ज्यादा बाहर दौड़ रहे हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, बहुत खा पी रहे हैं, वो ज्यादा सस्पेक्ट में है ना। नहीं, यही तो कहा जाता है ना, कहा क्या जाता है वो बताओ। यही कहा जाता है ना कि जो ज्यादा घूम रहे हैं, लेकिन गलत है। कोरोना का मामला उल्टा है, जो ज्यादा घर में बैठे हैं उन्हीं को हो रहा है कोरोना। ये बात याद रखना। जो बहुत बाहर घूम रहे हैं, एक भी भिखमंगे को तुम नहीं देख पाओगे जिसको रोड पे तड़पता हुआ या फिर उसको कोरोना देखता हुआ तो मिल जाएगा। एक भी तुम भिखमंगे को नहीं देख पाओगे। और कोई मास्क नहीं लगाता, नाक बह रही है उसकी, मांग रहा है, लेकिन मांग ही रहा है। कल भी देखोगे उसी स्टेशन पे, उसी रेड लाइट पे रुको, परसों भी। अरे भैया, कोरोना जो होता है ना, वो नजला जुकाम है यार, सीधी सी बात है यार, वो सीवियर कंडीशन हो जाती बस। ये वायरस किसी किसी में सीवियर हो जाता है, और जो आराम पसंद लोग हैं उनको एलर्जी ज्यादा होती है। बात याद रखना आज के बाद। जो सिर्फ घर में और एसी में रहना शुरू करते हैं ना, सिर्फ घर और, मैं नहीं करो एसी और घर मत रहो, जो सिर्फ घर और एसी में रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको सबसे ज्यादा होता है। याद रखना इस बात को, कोरोना। ठीक है, चलो। जिनमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उनको। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए आप कि बहुत प्यारा कोई है तुम्हारा, बहुत ही करीबी, तो आप किस कर रहे हो, मान लो एक बंदा है जो, बंदा बंदी जो भी समझो, वो जो किस कर रहा है, वो गाल पे किस कर रहा है, ड्राई किस। दूसरा बंदा जो है वो नॉर्मल किस। तीसरा बंदा जो है वो गीली किस। गीली मतलब होता है वेट किस। तो बताओ किस में एड्स होने की चांसेस बहुत कम है। जल्दी जल्दी बताओ यार। चीक वाले पर। मतलब क्या हुआ, ड्राई किस से एड्स नहीं फैलता। अच्छा, ये मोर चांसेस वाला लिख रहा है ना, हाँ तो फिर मोर चांसेस वाला लिख लेना। मतलब उस बंदे को एड्स होना चाहिए, सामने वाले को, तब। मतलब सलाइवा से, सलाइवा का मतलब वेट किस। हाँ, इसे वेट किस ही बोलते, जब ड्राई बोलते तो वेट नहीं बोल सकते। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया कि सर हाँ इन सब चीजें। और जो ड्रग्स एडिक्ट हैं, जो ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको होता है। और किसको होता है बेटा, जिनके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, लेकिन उसमें से कोई सेक्सुअल पार्टनर जो है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, कोई पार्टनर एड्स ग्रस्त हो। मैं कह रहा हूं उसमें से कोई एक हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कोई कर रहा हो, ठीक है, एड्स नहीं फैलता, एड्स नहीं होता, नॉट अकर्स। एड्स नहीं होता किससे, मॉस्किटो या इंसेक्ट बाइट। मॉस्किटो या इंसेक्ट बाइट। असल मॉस्किटो इसलिए क्योंकि है, क्योंकि मच्छर तो आपको काटता ही काटता है बेटा। मान लीजिए एक बंदा है, उसको एड्स है, ठीक है, उसको एक मच्छर आ गया, उसको एड्स है। अब एक मच्छर उसको काटा, काटने के बाद कुछ देर बाद ही आएगा आपके पास, जब उसको खून ले लिया है, वो आपको आपको आकर काट रहा है, तो आपको एड्स होगा कि नहीं होगा, आपको एड्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखना, नहीं होगा। नो, नॉट अकर मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो वायरस उस मॉस्किटो के अंदर सरवाइव कर ही नहीं पाएगा, नहीं सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए वो प्रोटीन चाहिए, उसको सर्वाइवल के लिए वो माहौल चाहिए, वो माहौल इसके अंदर नहीं होता है। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो CD4 वाला चाहिए, उसके अंदर नहीं है, नहीं हो पाता बेटा। तो मैं यही तुम्हें समझा रहा हूं कि उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। मॉस्किटो से काटने से नहीं हो पाता, होता है, ड्राई किस से नहीं होता है ना, हगिंग से नहीं होता है। हगिंग का मतलब हग करना बेटा, है ना, हगिंग से नहीं होता है। इन सबसे एड्स, हैंडशेक, इन सबसे एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि इन सबसे एड्स नहीं फैलता। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं ना कि इससे तो ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
नहीं होता बेटा, लेकिन लोग बचते हैं। ये हकीकत है कि मैंने मतलब ऐसे पेशेंट का देखो, आपको देखे, आप देखिएगा लोग उससे बचेंगे, भैया इसको एड्स है, इसको ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ड्रग्स एडिक्ट इन सब, ये सब बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर होते हैं, इनके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है। सर एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बताइए, मुद्दत हजानत, इंक्यूबेशन पीरियड, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बताइए सर। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 5 से 10 साल। तो सोचो इतना वक्त ले रहा है, तो सोचो ये वायरस तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना मल्टीप्लाई कर चुका होगा। यानी कि ये बीमारी आपको 5 से 10 साल के बीच में करेगा, 5 साल से 10 साल के लेकर, ठीक है। आप तब एड्स के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएंगे और तब बीमारी, लेकिन जब होता है तो फिर होता ही है बेटा, फिर वो मैंने देखा आराम आराम ना होता, फिर आराम नहीं होता बेटा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और एड्स ज्यादातर जो वो लोग होते हैं, मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा, तो आपको पता है मैं कहां बात कर रहा हूं, उनमें होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ये बात आपको पता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सबको हो जाएगा, पता है तुम्हें एड्स डे पे, एड्स जानते कितने लोग मरते हैं पर ईयर, एड्स से कितने लोग मरते हैं हर साल, कोई बता सकता है? अच्छा मैं देखूं क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। 1 लाख के आसपास, 1 लाख नहीं 10 लाख बेटा, 10 लाख के आसपास हर साल मरते हैं, है ना। लगभग 2019 के आस 2019 और 20 का जो देखा गया 10 लाख लोग मरे, मतलब अप्रोक्स। लेकिन खतरनाक कोरोना है, जबरदस्ती, जबरदस्ती मैं बता रहा हूं, नहीं है खतरनाक। एड्स से तो वो मरते हैं जिनको नहीं मरना है, एड्स से वो मरते हैं जिनको नहीं, और तुम्हारे कोरोना से वो मरते हैं जिनको मरना ही है। ये पॉइंट याद रखना आप। कोरोना से कितनी मौतें हुई होंगी, चलो बताओ। अच्छा कोरोना से अब तक कितनी मौतें हुई होंगी, कौन बताएगा? कोई आइडिया लमसम बताओ, पूरे पूरी वर्ल्ड में या फिर इंडिया, चलो बता दो, पूरे वर्ल्ड में बताओ कितने लोग मरे होंगे। बहुत सारे मर गए, है, चलो हम मान लेते 5 लाख, जबकि ये 5-6 लाख, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो जो मरे उनकी हिस्ट्री कभी लिए हो? जो मरे उनकी हिस्ट्री लिए हो कभी? जो मर रहे उनकी हिस्ट्री जानते हो क्या है? उनकी हिस्ट्री है कि या तो वो किडनी यानी उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या फिर वो ऑलरेडी उनको टीबी है, या फिर वो बहुत पूरा मतलब उनको कुछ ना कुछ है, डायबिटिक कुछ ना कुछ है। तो आप कोरोना से कैसे मार रहे हैं? यही तो समझना है तुम्हें, नहीं समझ रहे हो तुम लोग। चलो आगे बात करते हैं। यही है हकीकत, जिस चीज से लोग मर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा है ना। तो कहते हैं हर साल लगभग पिछले 25 सालों से, तुम्हारे इंसाइडी कहती है पिछले 25 सालों से, लास्ट 25 ईयर से लगभग 25 मिलियन से ज्यादा लोग इससे क्या हो चुके, मर चुके। 25 मिलियन से ज्यादा लोग, सोचो, पीपल किल, मर चुके हैं, डेथ हो चुकी है। तो हर साल, एक साल में, अरे हम कह रहे एक साल में 1 मिलियन है, 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 लाख हुए, तब पर बताओ। ये अप्रोक्स, ये वो गिनती है जो जो रिकॉर्ड में होगी, जो रिकॉर्ड में होगी वो गिनती है, और जो बिना रिकॉर्ड के होगी वो सोचो, इस पर ध्यान नहीं। चलो खैर वो बात की बात। तो भैया एड्स हम खत्म कर लिए हैं। एड्स से प्रिवेंशन के लिए यही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आप जो है प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करिए। अननोन पार्टनर का के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स आप नहीं कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप करवा रहे हैं तो आप उसका चेकअप अच्छे से करवाइए। ड्रग्स लेना छोड़ दीजिए बेटा, हसनैन बेटा छोड़ दो ड्रग्स।
है ना। बाकी हगिंग और ये सब जो भी है सब कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेटा, ये था क्या, एड्स। मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज, मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैक्टीरियल डिजीज। चलो चलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। अरे कह दो ओ अंकल आंटी, कह दो हाँ सर आगे बढ़ जाओ, अंकल आंटी बढ़ जाए आगे। चलो अच्छा अच्छा, चलो भाई आगे बढ़ता हूं। बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लेते हैं, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, डिजीज। तो सुनो, चलो चलते हैं। सर बहुत हुई पढ़ाई, अब ना हो रही हमसे पढ़ाई, है नहीं। चलिए, तो बैक्टीरियल डिजीज में अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कौन कह रहा है पढ़ो, मत पढ़ो, मेडिकल की तैयारी मत करो ना, सिलेक्शन लो, भागो यहाँ से। हम कौन सा रोकना चाह रहे हैं बेटा तुम्हें, आप सिलेक्शन लीजिए जाइए। बैक्टीरियल डिजीज में जो पहले डिजीज बेटा आपके सिलेबस में नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो पहले हम जिक्र करेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा बाकी डिटेल। पहला है कॉलेरा, हैजा, जिसको बोलते हैं हैजा, फैजा नहीं बेटा, हैजा। कॉलेरा जो किस बैक्टीरिया से होती है, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। तुम लोग का टेस्टिंग बड़ा खतरनाक, हम लोग टेस्टिंग पे ज्यादा काम करने वाले हैं, टेस्टिंग में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं हम लोग, कि किसी तरह टेस्टिंग में बेहतरीन काम करके तुम लोगों से ही पढ़वाएं खूब। बाकी यहाँ तो है ही है, ये भी जरूरी है, ये जरूरी है ही है भाई, खाली टेस्टिंग से थोड़ी हर चीज होता है। खाली टेस्ट से होता तो टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर लो। टीचर को भी चाहिए कि वो टीचर तुम्हें डांटे, देखे कि कौन गायब है, और अटेंडेंस हमें थोड़ा सा बता देना, तो मैं भी अटेंडेंस ले रहा हूं ना। विब्रियो कॉलरी, सर 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 कैसे होता है, अरे होता क्या है, फूड में मिल जाए, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब इस पानी में अगर ये विब्रियो कॉलरी मिल गया और वो पानी आपने पी लिया, आपको हो जाएगा, ठीक है। सर इसके सिम्टम्स, बस मैंने कहा ना ये आपके सिलेबस में नहीं बेटा, तो इसको हल्का हल्का पढ़ाया जाएगा, हल्का हल्का मतलब पूरी बात हो जाती है बेटा लगभग। सिम्टम्स में क्या है, आपको दस्त होंगे, सॉरी उल्टियां होंगी भाई, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होगी, फिर आपको डायरिया होगा, लूज मोशन यानी डायरिया, दस्त होगा, और इतने दस्त होंगे कि आप पस्त हो जाएंगे बेटा, है ना। मसल्स, हाथ पैरों में ऐसा ऐसा दर्द होगा, लगेगा कि बस किसी ने खूब पीटा हो, लग रहा है ऐसा, मस्कुलर पेन, और डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो दस्त होगा ना बेटा वो ऐसा होगा, पता ही नहीं चलेगा कि यूरिन के माफिक होने लगता है जिसको होता है, और उल्टियां बहुत होती है, हालत एकदम बेकार हो जाती है। और जिनको अगर ज्यादा हो गए थोड़ा सा, अगर 2-3 हो रहे हैं, 3-4-5 तक पॉटी हो रही था तो ठीक है, उससे अगर ऊपर हुआ और रुक नहीं रहा है, ओरल दवा लेने के बाद तुरंत एडमिट हो जाओ, तुरंत 24 घंटे में ठीक हो जाओगे, तुरंत एडमिट हो जाओ। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन जितना होता रहेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी सेल डेथ डेथ होती जाएगी, और सेल की अगर डेथ होगी तो तुम गए बेटा, फिर मुश्किल होने लगता है। तो डेथ तो ब्रेन की डेथ, ब्रेन की सेल की डेथ हो सकती है, सेल तो लीवर की भी हो सकती है, सेल तो किसी की भी हो सकती है ना, डेथ हो सकती है। तो ये था कॉलरा। सर कंटामिनेटेड यानी कि ये विब्रियो कॉलरा में मिल जाए, कैसे मिलेगी उसकी कहानी में नहीं पढ़नी, क्योंकि मैंने कहा ना इसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, है तो कहानी लेकिन डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरी बीमारी क्या है, दूसरी बीमारी है एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स ये किससे होता है, ये होता है बैसिलस, बैक्टीरिया है बेटा, ऊपर लिखा ही है एंथ्रेसिस, रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो 8-10 बीमारियां हैं, इसमें से बैक्टीरिया वाली होने वाली कितनी है, मैं बार बार टोकता रहता हूं। बैसिलस एंथ्रेसिस, इसमें क्या होता है सर, ये फैलेगा कैसे, देखो अगर हम इसके फैलने की बात करें तो इसके स्पोर्स होंगे बेटा, इसके स्पोर्स इन्फेक्टेड एनिमल से, मतलब ये डायरेक्ट इंसानों से नहीं आता है,
पहले ये एनिमल को होगा, फिर उस एनिमल से, मतलब जो एनिमल के आसपास ज्यादा रहते हैं और उस एनिमल को एंथ्रेक्स हो गया, उसको ज्यादा होगा। सर सिम्टम्स क्या क्या है, मतलब ये एंथ्रेक्स है क्या, सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये एंथ्रेक्स है? तो देखो बेटा, शुरुआती दौर में क्या होगा कि आपको कॉमन कोल्ड होगा, पहले सुनना, नजला जुकाम इस तरह से आपको होगा, कॉमन कोल्ड होगा शुरुआती दौर में, कॉमन कोल्ड। फिर उसके बाद आपको, उसके बाद डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब ऐसा लग रहा वायरल वाली हो रही है ना। फिर उसके बाद आपकी पल्स फास्ट होने लगेगी, फास्ट पल्स, नब्ज, कब्ज नहीं बेटा, कब्ज नहीं फास्ट होगा, नब्ज, ये नब्ज आपकी तेज होने लगेगी। और फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स, मतलब उसके बाद मौत हो सकती है आपकी। ये है एंथ्रेक्स, जो आपके सिलेबस में नहीं, आपको जरा सा पढ़ना है, ठीक है। चलो, हाँ भैया, सर समझ में आ गया, सर आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट बीमारी क्या है बेटा एंथ्रेक्स के अलावा, और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जिसे हमें पढ़ना चाहिए? डिप्थीरिया, नाम तो सुना होगा आंटी, डिप्थीरिया, गला घोटू बीमारी जिसे बोलते हैं, गला घोट, डिप्थीरिया, गला घोट बीमारी। ये किससे होता है? ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। सर ठीक है, कैसे फैलेंगे वो बात के बाद, सिम्टम्स इसका मेन है, क्योंकि इसके सिर्फ बीमारी और कौन से बैक्टीरिया वो मेन है बेटा, आउट ऑफ सिलेबस उतना बहुत है आपके लिए, है ना। जो सिम्टम्स है वो देख लो, क्या होता है इसमें, फीवर, सोर थ्रोट, बुखार के साथ गले में खराश होगी, गले में खराश होने के साथ साथ आपको सफोकेशन होगा, ऐसा लगेगा गले में कुछ फंसा हुआ है, सफोकेशन होने लगेगा, है ना, ये सब होगा सफोकेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, सफोकेशन होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों बस छोड़ने वाले हैं, ठीक है सर जल्दी लिखवा दो बीमारी, ताकि हम कल से ये बीमारी निमोनिया वगैरह और जो सिलेबस में वो पढ़ लें, ठीक है, पढ़ लेंगे। बस इसी में टाइम लगता है, उसके बाद जानते हो हम सीधे आएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो अक्सर बच्चों का थोड़ा वीक होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की थोड़ा स्पीड में चलेंगे बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं चाह रहा हूं कि फटाफट खत्म कर लूं और सिर्फ तुम लोगों को रिवीजन करवाऊं, ये रिवीजन दे रिवीजन ले रिवीजन दे रिवीजन, बिना इतना रिवीजन कराने हैं कि क्वेश्चन आए तो कहो ये ये ऐसे बोलो। हाँ हाँ ड्रग्स, अरे इस चैप्टर में ड्रग्स है बेटा, हमें पता था, तुम अपनी मनपसंद चीज को नहीं भूल सकते बेटा। आलिया चलो, चलिए, हम तो हसनैन को फालतू ही बदनाम कर रहे थे, यहाँ तो ये लोग भी पढ़े हुए हैं। सुलोचन क्या बोलते हैं, सिलोचन, सुलोचन क्या बोलते हैं, मुझे सुनते हैं, सस्ता नशा जो करते हैं, सुलोचन, हाँ कुछ ऐसा ही है। मैं तो हसनैन को फालतू बेचारे को कह रहा था। चलो सर 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 दूसरा बताओ ना, वूपिंग कफ, काली खांसी, वूपिंग कफ, काली खांसी, या जिसे हम बोलते हैं पर्ट्यूसिस, काली खांसी, आपको सिलेबस में नहीं है, डिटेल मत पढ़ना, डॉक्टर अगर इतना डिटेल पढ़ने का शौक है सिलेक्शन ले लो, वहां पढ़ना काली खांसी के बारे में डिटेल। किससे होता है बेटा, ये होता है बॉडी टेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से, बॉडी टेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से। मैं ना लिखवाता, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं, जब तक कॉपी में नहीं रहेगा नहीं समझोगे, तुम लोग पढ़ोगे। सर सिम्टम्स, सर सिम्टम्स क्या आएंगे, खांसी आएगी, ड्राई, ड्राई कफ, एकदम सूखी खांसी, ब्रेथलेसनेस, 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 वोमिटिंग, और सुनो, खांसी ऐसे आएगी जैसे डीजे नहीं बजता, डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, तो ऐसा लगेगा गाना हमारा ढम, खांसी जो आएगी ना ढम ढम करके, मतलब अंदर से लगेगा अंदर से आ रही है, मतलब
ढम ढम करके लगेगा और सीने में दर्द होगा, जैसे खांसने के बाद तकलीफ होने लगती है, सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। यह है वोपिंग कफ, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना है, पता होना चाहिए ना। बस यही है, 2-4 बीमारियां हैं, इससे बड़ा बाकी सब छोटी छोटी है बेटा। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो जो टीबी वाला है बेटा, टीबी, इसमें ना खांसी लगातार आती है। टीबी किसी को अगर रहता है तो उसमें कांस्टेंट कफ होगा, मतलब खांसी लगातार आती, कांस्टेंट कफ, बलगम के साथ आएगा, चेस्ट में बहुत दर्द होता रहेगा, पेन इन चेस्ट, वेट आपको बहुत कम होने लगेगा। देखा होगा टीबी वाले मरीज को वेट बहुत कम होता है, वेट लॉस ऑफ वेट, एंड भूख एकदम बंद हो जाएगी। एपेटाइट का मतलब भूख का लगना, लॉस का मतलब ना लगना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सर, इसको बचने के लिए आपको पता टीका लगता है इसके टीके का नाम है बीसीजी वैक्सीन। टीबी की वैक्सीन का नाम बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, है ना बेटा। ये बीसीजी, ये टीका लगता है इसका, आपको पता है। दवा पता है आपको, राइफेम्पिसिन ये सब चलती है, पता नहीं कौन कौन सी दवा है जो 6 महीना तो कम से कम चलनी है गिरी हालत में। सर हम टीबी कैसे पता करें, थोड़ा इसके बारे में पढ़ना है। टीबी हम पता करते हैं टेस्ट से, इसकी डायग्नोसिस होती है बेटा। टीबी की डायग्नोसिस जो होती है, उस टेस्ट को बोलते हैं मैनटॉक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? मैनटॉक्स टेस्ट, जिसमें बलगम लिया जाता है, स्पुटम, स्पुटम की जांच होती है, देखते हैं कि इस स्पुटम में ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ठीक है। और टेटनस, जल्दी से पढ़ लो, टेटनस, टेटनस बड़ी गंदी बीमारी ये भी है, जिसको हम बोलते हैं लॉक जा, जबड़ा एकदम अकड़ जाता है, या टेढ़ा करके, है ना। टेटनस, अगर जिसको भयानक टेटनस होता है ना, उस बंदे का ये हाथ वगैरह एकदम टेढ़ा हो जाता है, मतलब उसके मसल्स इतनी ज्यादा करंट करती है कि इतनी ज्यादा कभी कभी करती है कि हड्डियां तोड़ देती है वो टेटनस में। इसीलिए कभी भी जंक वाले से या फिर रोड पर गिर गया, छिल गया, खून निकल आया है, तुरंत टेटवैक लगवाओ बेटा, टीटी का इंजेक्शन जरूर लगवाया करो। लॉक जाओ, जबड़ा लॉक हो जाएगा। किससे होता है सर? बस एक दो और है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसमें क्या होता है? पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म, देखो क्या बोला मैंने, पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन भयानक हो, मतलब भयानक कॉन्ट्रैक्शन, उसे स्पाज्म बोलते हैं, जंगली कॉन्ट्रैक्शन, यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, और बहुत दर्द होगा इसमें बेटा, हड्डियां तक ब्रेक कर जाती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें हड्डियां तक बताते हैं लोग ब्रेक कर जाते हैं, और जबड़े तो लॉक हो ही जाएंगे। टेटनस हो गया, और एक दो बीमारी और पढ़ लो, बस छोड़ दे रहे। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते रहो सर। प्लेग, जिसको बोलते हैं काली मौत, ब्लैक डेथ। सर क्या है ब्लैक डेथ? ये होता किससे, पहले ये समझो। ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस। असल में होता क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस तो बैक्टीरिया हो गया, लेकिन जो चूहे होते हैं ना, रैट के ऊपर एक फ्ली पाई जाती है, मक्खी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं रैट फ्ली। ये रैट फ्ली जो होता है, अगर ये आपको, ये कीड़े काट लें आपको, अगर ये बाइट कर लें, तो जाहिर से बात है बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगा।
और उस कीड़े का नाम क्या है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उस कीड़े का नाम सुनो, चूहा है, चूहे के ऊपर एक मक्खी होती है, कीड़ा होता है जिसका नाम रेड फ्ली, जिसका नाम है ज़ेनोप्सिला, ज़ेनोप्सिला, ज़ेनोप्सिला चियोपिस या कियोपिस। ये अगर आपको काट लेगी, काटने के बाद उस अगर काटते तो उस बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाएगा और ये बैक्टीरिया आपको प्लेग कर देगा, काली मौत कर देगा बेटा। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें होता क्या क्या सर, सिम्टम्स क्या होते होंगे। तो सुनो इनके सिम्टम्स के बारे में, इनके लक्षण। तो इसमें पहले जो होगा वो होगा आपका पेनफुल बुबोज, पेनफुल बुबोज, इसीलिए इसे बुबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। बुबोज का मतलब ऐसी सूजन जिसमें भयानक दर्द हो, ऐसी सूजन जिसमें दर्द हो, उसे बोलते हैं पेनफुल बुबोज। ठीक है, फीवर हो जाएगा और हेमरेज होने लगेगा। हेमरेज, हेमरेज का मतलब सही मायने होता है ब्लीडिंग। हेमरेज का मतलब होता है सही मतलब ब्लीडिंग बेटा, ब्लीडिंग होने लगती है इसमें। ये चूहे, अब चूहा मरा, चूहे के ऊपर मक्खियां खूब पनप रही, बैक्टीरिया खूब आएगा। अब मक्खियां पनप रही, पंखे उड़ के मान लीजिए आपको काट रही हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है बेटा। ये सब ट्रीटमेंट की बात नहीं करते, ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है बेटा। और लास्ट है लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसका दूसरा नाम है हैंसेंस डिजीज। नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट वो है जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस वाला तो हम निमोनिया वगैरह पढ़ेंगे ही। हैंसेंस डिजीज किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री से होता है। सर इसमें क्या होता है, ये कुष्ठ रोग नाम सुना है क्या तुम लोगों ने, कुष्ठ रोग। हाँ वही है, लेप्रोसिक कुष्ठ रोग, इन्फेक्शन ऑफ स्किन। ये स्किन, स्किन का इन्फेक्शन है बेटा, है ना। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो वेस्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे बॉडी का पार्ट्स गलने लगता है, वेस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, वेस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक है, कोई कॉल कर रहा है लग रहा है, हाँ वेस्टिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। उसके बाद इसमें क्या होने लगेगा सर, डिफॉर्मिटीज, यानी उंगलियां सड़ने लगेगी, डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स, ऐसे लगा उंगली सड़ रही है, पस आ रहा है उसमें। हाँ फिंगर मैंने देखा है ना बेटा, ये सब इसमें होने लगता है। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इलाज थोड़ा हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज से तो इलाज हो जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे कहते हैं गुड नाइट, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बाकी हम मिलते हैं आपसे संडे में, भी सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं। क्या करोगे एंजॉय करके यार, जल्दी पढ़ खत्म करो और क्या। ठीक है, और क्या एंजॉय करके करना क्या है, एंजॉय करो ना, सिलेक्शन लो, एंजॉय करो।